Good morning, student. Myself. बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का शून्य का नियम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखो बच्चों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सन 1850 ईस्वी में जूल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1850 ईस्वी में एक नियम दिया था जिसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। वह नियम क्या था? उन्होंने बताया था कि ऊष्मा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जूल ने 1850 में ऊर्जा संरक्षण का यह नियम दिया था जो सभी जगह लागू होता है। तो ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात यदि W कोई यांत्रिक ऊर्जा व्यय होने पर Q ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी कि कोई ऊर्जा अगर कहीं खर्च होती है तो दूसरी जगह वही ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। तो यानी कि ऊर्जा है जो है वो ब्रह्मांड में क्या रहती है? संरक्षित रहती है। तो W बराबर क्या होगा? Q होगा। तो यदि किसी प्रक्रम में निकाय को अत्यंत सूक्ष्म ऊष्मा dq दी जाती है, यदि मान लो किसी सिस्टम को dq ऊष्मा दी जाती है तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या हो? dw, और वो निकाय क्या करे? कुछ कार्य करे, तो निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो क्या होगा? du हो। तो du यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा? दी गई ऊष्मा माइनस किया गया कार्य के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यही क्या कहलाता है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, कि दिया गई जो ऊष्मा है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। यही ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम तथा शेष भाग डी डब्ल्यू यानी कि निकाय द्वारा, यानी कि सिस्टम द्वारा किए गए कार्य में व्यय हो जाती है। अतः ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप कहते हैं, क्योंकि इसमें भी ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है, इसलिए इसे ऊर्जा संरक्षण का ही एक रूप कहते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि यदि किसी निकाय को यानी कि सिस्टम को अगर हम ऊष्मा दी जाती है तो उसके लिए डी क्यू यानी कि जो दी गई ऊष्मा होती है उसको क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। यदि निकाय को ऊष्मा यानी सिस्टम को अगर ऊष्मा दी जाती है, और यदि निकाय से ऊष्मा ली जाती है, अगर यदि किसी सिस्टम है हम उस सिस्टम से ऊष्मा लेते हैं तो डी क्यू का मान क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। और यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में यानी कि आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी अगर निकाय की वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है, तो डी यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। और यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है तो उस वक्त हम डी यू को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। अब यदि कार्य निकाय द्वारा किया जाता है, ये कार्य का मैंने आपको जब जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था उस वक्त भी कार्य के बारे में बताया था। अब दोबारा देख लीजिए, यदि कार्य निकाय द्वारा किया जाता है यानी कि यदि किसी निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है तो डी डब्ल्यू जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और यदि किसी निकाय पर कार्य किया जाता है तो डी डब्ल्यू क्या होता है? यानी किया गया कार्य क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। तो ये है। अब अगर और जो समीकरण हमारी थी डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यहाँ पर तीन है, डी क्यू ऊष्मा, डी यू आंतरिक ऊर्जा और डी डब्ल्यू किया गया कार्य। इन सभी का जो मान है वो क्या होता है? एक किसी समान मात्रक में होता है, यानी कि ये अगर ये 1 जूल में है तो ये तीनों ही जूल में मान ली जाएंगी, अगर 1 कैलोरी में तो तीनों ही कैलोरी में, यानी कि समान मात्रक में ली जाती हैं, सभी जूल में या कैलोरी में होती हैं। जो कि निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है, सिस्टम के फंक्शन पर ये डिपेंड करती है, उसकी अवस्था पर डिपेंड करती है। अब हम यहाँ पर कुछ प्रक्रम पढ़ेंगे या फिर हम बोल सकते हैं ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रक्रमों में प्रोसेस में किस प्रकार से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चक्रीय प्रक्रम यानी कि साइक्लिक प्रोसेस। पहले तो देख लीजिए बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है कि जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है तो उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे यदि कोई निकाय किसी अवस्था से चलता है, यानी कि मान लो ए बिंदु से चला और ये
पूर्ति करके वापस से प्रारंभिक अवस्था यानी कि वापस से यही बिंदु पर वापस आ जाता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि पुनः वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है, यानी कि उसकी आंतरिक ऊर्जा डी यू इक्वल टू क्या में परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि वापस से पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आई तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन उसमें क्या होगा? शून्य होगा। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। चक्रीय प्रक्रम के लिए डी यू इक्वल टू क्या होता है? जीरो। तो यानी कि यहाँ पर डी यू इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी चक्रीय प्रक्रम में दी गई जो ऊष्मा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। अतः किसी भी चक्रीय प्रक्रम में किसी निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा कुल किए गए कार्य के बराबर होती है। नेक्स्ट है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। आप जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप क्या रहता है? स्थिर रहता है। यानी कि समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस में दाब और आयतन तो परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन ताप क्या रहता है? सिस्टम में ताप क्या रहता है? क्योंकि स्थिर रहता है इसलिए भी डी यू इक्वल टू जीरो होता है। क्यों? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो क्यों होगा? क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा है वो केवल ताप का पर निर्भर करते हैं, केवल ताप का फंक्शन होता है। जब ताप ही स्थिर है, टी स्थिर है, तो डी यू भी क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। तो इसलिए डी यू क्या रहता है यहाँ पर? शून्य। इसलिए ऊष्मागतिकी के वही प्रथम नियम से प्रथम नियम हमारा क्या कहता है? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्योंकि डी यू क्या है? शून्य है, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू। तो यानी कि हम कह सकते हैं समतापी प्रक्रम के लिए भी दी गई जो पूरी ऊष्मा है वो उसके किए गए कार्य के बराबर होती है। आदर्श गैस के समतापी संपीड़न में गैस पर किया गया कार्य गैस द्वारा निष्कासित ऊष्मा के बराबर होता है। और ये आदर्श गैस के लिए ही होता है। वास्तविक गैस के लिए डी यू का मान क्या होता है? शून्य नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हो जाता है। आदर्श गैस के लिए ये कंडीशन है। अब है नेक्स्ट रुद्रोष्म प्रक्रम यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस। पहले तो देख लेते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है। रुद्रोष्म प्रक्रम में न तो ऊष्मा बाहर जा सकती है और न ही बाहर की ऊष्मा अंदर आ सकती है। तो यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें न तो ऊष्मा बाहर जाए और न बाहर से अंदर आए, तो ऐसे प्रक्रम को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। अब क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता इसलिए डी क्यू इक्वल टू इसमें क्या होता है? शून्य रहता है। यानी ऊष्मा परिवर्तन क्या रहता है? शून्य रहता है। तो वही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो क्योंकि डी क्यू तो क्या है? शून्य है, तो यानी कि डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो यानी कि यहाँ से क्या आया? हमें प्राप्त हुआ डी यू इज इक्वल टू माइनस का डी डब्ल्यू। अर्थात रुद्रोष्म प्रक्रम में निकाय द्वारा जो किया गया कार्य होगा, रुद्रोष्म प्रक्रम में जो भी कार्य किया जाता है वो निकाय की निकाय के संपीड़न में जो कार्य किया जाता है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को बताता है। क्योंकि माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह विपरीत बताता है। तो यदि रुद्रोष्म प्रसार में निकाय द्वारा किया गया कार्य है तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। और रुद्रोष्म संपीड़न में निकाय पर किया गया कार्य है उसमें आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब नेक्स्ट है सम आयतनीय प्रक्रम यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस। सम आयतनिक, जैसा कि इसका नाम है, आयतन समान हो तो, यानी कि दाब और ताप तो परिवर्तित हो सकता है सिस्टम का, लेकिन उसका आयतन क्या हो? समान हो। तो ऐसा प्रक्रम या प्रोसेस क्या कहलाता है? सम आयतनिक प्रक्रम या आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। सम आयतनिक प्रक्रम में निकाय का आयतन क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसलिए निकाय के आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि डी यू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। हम जानते हैं कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? पी डी वी। अब क्योंकि डी वी का मान क्या है? शून्य है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू इसमें क्या रहता है? जीरो। वही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब क्योंकि यहाँ पर डी डब्ल्यू क्या है? शून्य है, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू। तो डी की इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू। यानी कि जो ऊष्मा में परिवर्तन है, ऊष्मा में परिवर्तन वो क्या है? उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। अर्थात सम आयतनिक प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने पर में व्यय होती है।
अब नेक्स्ट है समदाबी प्रक्रम यानी आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, समदाबी प्रक्रम क्या होता है, समदाबी जैसे कि इसका नाम है दाब अगर उसका क्या हो, समान हो, समदाबी हो, तो दाब समान है यानी कि इसमें आयतन और टेम्परेचर ताप तो परिवर्तित हो सकते हैं लेकिन इसका दाब क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो वक्त भाप का बनना, पानी का बर्फ में बदलना, इस वक्त दाब क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये समदाबी प्रक्रम के उदाहरण हैं। तो समदाबी प्रक्रम के लिए dw इक्वल टू क्या होगा, p v1 माइनस v2, क्योंकि आयतन तो परिवर्तित हो सकता है लेकिन दाब परिवर्तित नहीं होता। तो वही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq इक्वल टू इसमें क्या होगा, du प्लस dw, या हम बोल सकते हैं dq इज इक्वल टू du प्लस dw का मान p v1 माइनस v2। अब है नेक्स्ट गुप्त ऊष्मा की व्याख्या। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जब किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान बिना ताप परिवर्तन किए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो उस पदार्थ द्वारा कुछ ऊष्मा क्या हो जाती है, अवशोषित की जाती है। इसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करता है तो अगर उसका ताप परिवर्तित नहीं होता, अब अगर ताप परिवर्तन नहीं हो रहा है और फिर भी कोई पदार्थ जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और उसमें ताप परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो ताप प्राप्त हो रही है, ऊष्मा प्राप्त हो रही है, और वही ऊष्मा जो होती है वो उसकी क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा यानी लैटेंट हीट। और यदि किसी की गुप्त ऊष्मा L है किसी पदार्थ की तो एकांक द्रव्यमान के लिए अवस्था परिवर्तन में पदार्थ द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा होती है वो क्या होती है, Q इज इक्वल टू ml। Q इज इक्वल टू क्या होती है, ml होती है, जहाँ m क्या है उसका द्रव्यमान और l क्या है ऊष्मा। लेकिन अगर हम एकांक द्रव्यमान की बात करें यानी कि m इज इक्वल टू क्या है 1, तो उसके लिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l। अब है नेक्स्ट विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम की। विलगित निकाय क्या है, विलगित निकाय कहते हैं, नहीं आइसोलेटेड है, बिल्कुल विलगित है, न तो ऊष्मा का आदान प्रदान करता है न ही कोई कार्य करता है, तो उस निकाय को या सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्योंकि न तो ये ऊष्मा का आदान प्रदान करता है इसलिए इसके लिए डी क्यू इक्वल टू भी जीरो होती है, और न ही ये कोई कार्य कर सकता है इसलिए इसमें डी डब्ल्यू इक्वल टू भी क्या होता है, जीरो होता है। तो अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, तो वही क्योंकि डी क्यू भी जीरो डी डब्ल्यू भी जीरो तो यानी कि डी यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं अर्थात किसी विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा भी सदैव नियत रहती है, क्योंकि डी यू इक्वल टू जीरो तो यू इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यानी कि कह सकते हैं किसी भी विलगित निकाय के लिए उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। तो ये था थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। इसके अन्य सभी प्रक्रमों में अलग अलग इसके थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट प्रथम नियम के उपयोग। अब हम पढ़ते हैं अनुत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें बाह्य परिस्थितियों में अल्प परिवर्तन करके उत्क्रमित यानी रिवर्स करने पर सीधे प्रक्रम में हुए सभी परिवर्तनों को विपरीत दिशा में ठीक ठाक पुनरावृत्ति हो जाती है तथा प्रक्रम में भाग लेने वाले निकाय व बाह्य वातावरण की अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो यह उत्क्रमणीय प्रोसेस या फिर बोल सकते रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है कि मान लो हम कोई प्रोसेस करते हैं, ठीक है, फिर हम उसकी बाह्य परिस्थितियों में यानी बाहर के ताप में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो, अल्प परिवर्तन पर वापस से इसी स्थिति पर वापस से लौट आते कहते हैं। अर्थात गैस बाह्य वातावरण में बिना परिवर्तन के प्रारंभिक अवस्था में उत्क्रमित प्रक्रम द्वारा वापस आ जाती है तो उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जैसे हम इसे समझ सकते हैं, मान लो कोई गैस ए अवस्था पर है, ठीक है, और ये बाह्य परिवर्तन में अल्प परिवर्तन किए बिना ये बी अवस्था पर पहुंच गई, ठीक है। अब ये वापस से अगर कोई बिना परिवर्तन किए वापस से ये गैस
उसी दिशा में उसी रास्ते से होकर वापस से ए बिंदु पर पहुंच जाती है वापस से, तो इसे बोलते हैं रिवर्सिबल। वापस से रिवर्स हो गई तो इसलिए इसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? पहला कि घर्षण के विरुद्ध अथवा संवहन, चालन या विकिरण द्वारा निकाय की ऊर्जा का क्षय नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें घर्षण के कारण, संवहन के कारण, चालन के कारण या विकिरण के द्वारा किसी भी ऊर्जा का क्षय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा की अगर हानि होगी तो बाह्य परिस्थितियों में क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो वो उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं होगा। नेक्स्ट है, निकाय का दाब व आयतन बहुत धीरे धीरे बदलना चाहिए, क्योंकि तेजी से बदलेगा तो भी उसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए निकाय का दाब और आयतन धीरे धीरे बदलना चाहिए। लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं होता, यानी कि जिस हम परिस्थितियों में हम चले हैं वापस से उन्हीं परिस्थितियों से वापस से उत्क्रमित होना ये संभव नहीं है, क्योंकि घर्षण कहीं ना कहीं होता ही है और कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि भी होती है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जिसमें घर्षण ना हो, और प्रत्येक प्रक्रम में कुछ ना कुछ ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती ही है। इसलिए उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होती है? एक आदर्श कल्पना है। वास्तव में कोई भी व्यवहार में उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं होता है। इससे नहीं प्राप्त किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम या इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। सभी प्राकृतिक प्रक्रम यानी कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जैसे इसको समझ लीजिए, ये तो A1 से हम दर्शा रहे हैं, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि 1 से चले वापस 2 पर आए और फिर वापस से उसी प्रोसेस से होते हुए वापस से 1 पर चले गए, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। जबकि 3 से 4 ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मान लो हम इस कंडीशन से होकर यहाँ पर पहुँच गए 4 पर, लेकिन वापस से हम पहुँच सकते हैं 3 पर, लेकिन वही कंडीशन यानी उसी रास्ते से उन्हीं परिस्थितियों के द्वारा नहीं पहुँच सकते। तो ये जो 3, 4 है ये क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। तो आप रिवर्सिबल प्रोसेस समझ गए होंगे। अब हम इनमें दोनों में डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या अंतर है। रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इन द इनिशियल स्टेट ऑफ ए सिस्टम, यानी कि उसी ऑर्डर में वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंचता है, वह रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जबकि एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ए थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इनिशियल स्टेट ऑफ ए सिस्टम। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस है कि वह के उन्हीं परिस्थितियों में वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता, तो वो क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो रिवर्स हो जाता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस वापस से रिवर्स नहीं होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट चेंज होते हैं किसी भी सिस्टम में जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें फाइनाइट चेंजेस होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस इसमें साम्यावस्था बनी रहती है, और जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में नो इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम में कोई भी इक्विलिब्रियम उपस्थित नहीं होता। तो ये था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में अंतर। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।